देश की राजधानी में संक्रमण दर काफी धीमी पड़ चुकी है। दिल्ली में 0.40% संक्रमण दर के साथ पिछले 24 घंटे में 336 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 752 मरीज कोरोना से ठीक हुए, तो वहीं 36 मरीजों के इलाज के दौरान जान चली गई। यूपी में बदमाशों का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां बदमाशों ने एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को सरेआम गोली मार दी और लाखों रुपए कैश लूट कर फरार हो गया। बुधवार की शाम बदमाश ने बाबतपुर एयरपोर्ट के पास पिंजरा बाईपास पर एक मैनेजर को गोलियों से भून दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। रामदेव के एलोपैथी वाले बयान को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरी परेशानी सामने आ गई है। दरअसल नेपाल में पतंजलि की कोरोना किट के वितरण पर रोक लगा दी गई है। यूपी राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के ब्रह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होंगे। जितिन प्रसाद रेल मंत्री पीयूष गोयल के आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जितिन प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज थे। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगौड़े मेहुल चौकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी है, जिसके बाद भगौड़े कारोबारी को अभी कुछ दिन और जेल में गुजारने होंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपने नियमित कप्तान केन विलियमसन के बिना इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। केन विलियमसन कोहनी की चोट के कारण दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और उनकी जगह टॉम लाथम टीम की अगुवाई करेंगे। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 को महेश कुमार जैन का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 22 जून 2021 से 2 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए इनमें से जो भी पहला होगा फिर से डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत सेना ने अपने 2 महिला अधिकारियों के विमानन विंग के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर प्रतिपक्ष कर के लिए चुनाव किया है। मुंबई में मानसून की बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। बुधवार देर रात मलाड वेस्ट में बड़ा हादसा हो गया। यहां न्यू कलेक्टर कंपाउंड में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू दंत डेंच हो गया है और पोस्टर युद्ध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही सियासी खिंचतान अब राज्य भर में सड़कों पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में बच्चे भले ही अपेक्षाकृत महफूज रहे हों, वायरस के स्वरूप में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें तीसरी लहर से बचाने की तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बहुचर्चित T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के बचे हुए मैचों को लेकर काफी बातें की जा रही है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव ने बुधवार को कहा, IPL 2 के बचे हुए मैच को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कराने को लेकर भारत की कोशिशें अब कामयाबी की ओर बढ़ रही हैं। विश्व व्यापार संगठन की ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल की पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में भारत को पहली कामयाबी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट ने टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से एक बिल पास किया है। इसको अमेरिकी इतिहास में दर्ज कुछ बड़े प्रस्तावों में से एक बताया जा रहा है। जर्मनी ने अवैध रूप से दाखिल होकर शरणार्थी का दर्जा पाने की चाहत रखने वाले 42 अफगानियों को डिपोर्ट कर अफगानिस्तान वापस भेज दिया है। इन सभी को लेकर एक चार्टर्ड विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 7:48 पर काबुल एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों को सावधान किया है। उनका कहना है कि लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है और बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यह वेरिएंट बहुत ही संक्रामक है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन अपने पहले विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। यहां पर वो कर्नावेल में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये सम्मेलन 11 से 13 जून तक चलेगा। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। नए प्रकाशित शोध ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने के कारण चीन उगई आबाद के धीमा नरसंहार कर रहा है। चाइना स्टडीज के एक वरिष्ठ साथी एंड्रियन जेंज और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून में विशेषज्ञता वाले वकील एरिन रोसेनबर्ग ने विदेश नीति के लिए लिखा है। अमेरिका दूसरे देशों को अनुदान के रूप में देने के लिए फाइजर वैक्सीन की 50 करोड़ डोज खरीदेगा। एक साल में कोवैक्स अलायंस के जरिए दुनिया में 92 गरीब और अफ्रीका देशों के बीच इनका वितरण किया जाएगा। इस मामले में जुड़े एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बिन अहमद अल मैसनेद से मुलाकात की। साथ ही उन्हें खड़ी देशों का समर्थन देने और कोविड के खिलाफ भारत की एकजुटता का सहयोग मिला है। कानपुर से आगरा आ रही रोडवेज बस छलेसर फ्लाईओवर पर खड़े कैंटर से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में 4 लोगों की मौत पर ही हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए। सभी को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। महामारी जब अपने विकराल रूप में थी, उस समय शहर के कई बड़े अस्पतालों को कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था। यहां सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा था। अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भारी समस्या झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब स्थिति फिर से सुधर रही है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूचना में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने 2 गोल किए, जिसके बाद एक और रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया। दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल ने 2 कोविड मरीजों के इलाज में नई एंटीबॉडी थेरेपी की सफलतापूर्वक मदद ली है। इन मरीजों को जल्द आराम मिल गया और इन्हें 12 घंटों के अंदर ही अस्पताल के डिस्चार्ज कर दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए केसों की संख्या अब काफी कम हो गई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आ गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.5% से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 337 नए मामले सामने आए। झारखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ छूट के साथ 17 जून सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले ही छूट के साथ अब सिर्फ जमशेदपुर को छोड़कर शेष सभी 23 जिलों में सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। आज साल 2021 का दूसरा ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है, जो एक सूर्य ग्रहण होगा। धार्मिक दृष्टि से भले ही ग्रहण लगाना शुभ नहीं माना जाता हो, लेकिन इस खगोलीय घटना का दीदार करने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। ओडिशा में आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 6000 से अधिक अर्थात 6019 नए मामले सामने आए और फिर 43 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। एक दिन पहले ही कोरोना संक्रमण के मामले 6000 के नीचे आ गए थे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों का कोई भी विद्यार्थी अब ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें सरकार खुद मुहैया करवाएंगी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर थम रही है। इस बीच देश में बीते कई महीनों में कोरोना के नए नए रूप सामने आए हैं। इसमें से ही एक डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है, जो बेहद डराने वाली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 11 जून को घोषित कर दिया जाएगा। यह रिजल्ट स्कूलों द्वारा बोर्ड को भेजे विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंकों को आधार बनाकर तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबियत खराब होने पर उन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ को छाती में दर्द होने की शिकायत पर मेदांता में भर्ती कराया गया है। देश में गुरुवार यानी 10 जून 2021 को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक दिन की राहत फिर एक दिन की बढ़ोतरी के बाद आज फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल फ्यूल के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत में गुरुवार यानी 10 जून 2021 को एक दिन की अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 94,052 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 6,148 की मौत हुई है। बिहार ने अपने मौतों के आंकड़ों में संशोधन किया है, जिसके बाद मौतों की संख्या 6,000 के पार पहुंच गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट में लगे प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बैन लगाया था। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों और देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक और वीचैट समेत 9 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस साल राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की कोशिश की। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार छात्रों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को कोविड महामारी के कारण छात्रों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए सत्र 2020 से 21 के लिए पेंडिंग कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने जेल के अंदर विशेष भोजन और पूरक आहार दिए जाने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि ये आवश्यक जरूरतें नहीं हैं। कुमार हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। म्यांमार की उपदस्थ नेता आंग सान सू की और उनकी सरकार के अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए आरोप लगा गए हैं। म्यांमार के सरकारी अखबार ग्लोबल न्यू लाइट ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। बता दें कि गत 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया था। म्यांमार के सेना का एक विमान क्रैश हो गया है। हादसे में 12 लोगों की मौत खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। यह विमान हादसा मांडले में हुआ। शहर के दमकल विभाग ने इसकी जानकारी दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह काले बादल घिर आए। इसके बाद झमाझम बारिश हुई। भयंकर गर्मी झेल रहे शहरवासियों को राहत मिली। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे लोगों को भी कुछ देर घर बैठने का बहाना मिल गया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रतिबंध, ऑनलाइन क्लासेस और समय से पहले घोषित गर्मियों की छुट्टियों के बुधवार 9 जून को समाप्त होने के बाद दिल्ली के स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस आज 10 जून से शुरू कर दिए गए हैं। मुंबई में मानसून के तगड़ी दस्तक दे दी है। पहले ही दिन की भारी बारिश से देश के आर्थिक राजधानी तथा उसके उपनगरों में कई स्थानों पर पानी भर गया है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क यातायात के साथ ही लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई। बिहार की नीतीश सरकार सभी 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने जा रही है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूं कहें कि चालू शैक्षणिक स्तर पर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल के रूप में होगा और यहां के 46 लाख बच्चे विद्यार्थी होंगे। वित्त मंत्रालय ने देश में अगले कुछ माह में कोरोना वैक्सीन की टीकाकरण को गति देने के लिए 24 से 7 टीकाकरण करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय का मानना है कि इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिल सकेगी। इसके साथ ही उसकी राय है कि हमारी लक्ष्य सितंबर माह के अंत तक 70 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का होना चाहिए। श्रीलंका ने कोरोना टीकाकरण के लिए जापान से मदद मांगी है। उसने अपने नागरिकों को दूसरी खुराक देने के प्रयास में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। भारत के भगोड़े हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी पर डोमिनिका सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उसे अवैध प्रवासी घोषित कर दिया गया है। वह उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भारत से फरार हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें स्तर के मनोनीत अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू को अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। मुंबई में बुधवार को पूरे दिन हुई बारिश के बाद मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत रात 11:10 पर ढह गई। इमारत हमारे हदारे के बाद मलबे से 18 लोग निकाले गए थे। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। बाकी 7 घायलों को BDBA नगर जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड और BMC की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। घन आबादी होने के चलते घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता संकरा है। ऐसे में रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है।
बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा है कि आसपास की 3 इमारतें खतरनाक स्थिति में है, उन्हें भी खाली करा लिया गया है। जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया, हमारी टीम रात भर से रेस्क्यू में जुटी हुई है, अभी भी मलबे में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बुधवार को लगभग पूरे दिन बारिश हुई। इससे निचले इलाके घुटनों तक पानी में डूब गए। पश्चिमी उपनगर सांता क्रूज में बुधवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 6 घंटे में 164.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल के बाद अब ट्विटर ने भी केंद्र जारी किया है। सोशल मीडिया गाइडलाइन को मानने की बात कही है। ट्विटर ने सरकार को लिखा कि वो भारत में चीफ कंप्लायंस अफसर यानी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति फाइनल करने के चरण में है। ट्विटर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का मकसद पूरा करने के लिए हमने अभी नोडल कनेक्ट पर्सन और रेजिडेंस ग्रोवेंस अफसर की नियुक्ति कॉन्टैक्ट पर कर ली है। जल्द ही हम इन पदों पर परमानेंट नियुक्त करेंगे। फेसबुक ने नई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए देश में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है। एफबी ने अपनी वेबसाइट पर ग्रीवांस अधिकारी स्फूर्ति प्रिया का नाम पब्लिश किया है। एफबी ने कहा कि स्फूर्ति से यूजर्स ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप ने ग्रीवांस अफसर के तौर पर प्रदेश बी लाल का नाम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। गूगल ने भी अपनी वेबसाइट को अपडेट किया था ताकि ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति के फैसले को रिफ्लेक्ट किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अमेरिका में लगे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया है। यह बैन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जनवरी को लगाया था। बाइडेन का कदम चीन के लिए बहुत राहत की खबर नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से यह है कि व्हाइट हाउस अब नए सिरे से चीन के ऐप्स और कंपनियों को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो रद्द कर दिया है, लेकिन चीन के लिए राहत शायद ज्यादा वक्त न रहे। इसकी वजह से ही व्हाइट हाउस का बयान है। व्हाइट हाउस ने आगे कहा, इस बारे में मजबूत कदम उठाए जाएंगे ताकि यह तय किया जा सके कि हमारे देश को दूसरे देशों से कंट्रोल होने वाले ऐप से कोई खतरा न हो। बयान में चीन का नाम भी लिया गया है। ट्रंप ने वीचैट और टिकटॉक समेत 9 चीनी ऐप्स को बैन किया था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट को शोकॉज नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि 22 मई को संसद भंग करने का आदेश किस आधार पर दिया था। नोटिस का जवाब 15 दिन में मांगा गया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली कैरेक्टर प्राइम मिनिस्टर हैं। नेपाल में संसद भंग किए जाने और नए चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों में एक राय नहीं है। इस मामले से जुड़े मुद्दों पर कुल 30 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। नेपाल में कोविड-19 पर काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन इसका कोई असर नेताओं पर नहीं पड़ रहा। ओली के प्रधानमंत्री बनते ही यह संकट शुरू हो गया था। पिछले साल 20 दिसंबर को भी संसद भंग करने की सिफारिश शुरू हुई थी। देश में लगातार तीसरे दिन बुधवार को कोरोना के रोजाना मामले 1 लाख से कम रहे। हालांकि इनमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर रिकॉर्ड की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 93,828 नए संक्रमित पाए गए हैं। देश में संक्रमण के घटने मामलों के बीच एक चिंता वाली बात यह है कि अब भी 15 राज्यों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर संक्रमण दर 5% से ज्यादा है तो हालात नियंत्रित नहीं कहे जा सकते हैं। बुधवार को देश में महामारी से 2187 लोगों ने जान गंवाई। हालांकि कल का डेटा में 6138 मौतें रिकॉर्ड की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में पिछले दिनों हुई 3951 मौतों को अपडेट किया गया है। पंजाब पुलिस ने सूबे के 2 बड़े गैंगस्टरों को बुधवार को कोलकाता में हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मारे गए गैंगस्टरों के नाम जयपाल बुल्लर और जसप्रीत जस्सी है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में पंजाब पुलिस और कोलकाता के लोकल एसटीएफ शामिल थे। गैंगस्टर जयपाल बुल्लर का नाम पिछले दिनों लुधियाना के जगराओं में सीआईए स्टाफ के 2 एएसआई की हत्या में सामने आया था। इस वारदात के बाद से पंजाब पुलिस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गैंगस्टर विकी गौंडर और प्रेमा लाहौरिया की मौत के बाद गैंग ने जयपाल बुल्लर को मुखिया मानते हुए उसके आदेश मानने शुरू कर दिए थे। बुल्लर उस समय चर्चा में आया था जब उसने फॉल्जिका के पॉलिटिकल लीडर व गैंगस्टर रॉकी की हिमाचल प्रदेश के परमाणु टिम्बर ट्रल के पास हत्या कर दी थी।
सोलन में चश्मदीद परमपाल और हरप्रीत सिंह के बयान पर हिमाचल पुलिस ने जयपाल व उसके गिरोह पर हत्या का केस दर्ज किया था। करीब 1.5 महीना पहले लुधियाना के जगरांव में 2 पुलिस वालों की हत्या में भी बुल्लर शामिल था। कांग्रेस में असंतोष और आपसी खींचतान को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले महीने मंत्रिमंडल विस्तार का दाव चल सके हैं। इसके तहत सचिन पायलट खेमे के 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाकर कोल्ड वॉर पर कुछ समय के लिए विराम लगाया जा सकता है। राजस्थान में 30 मंत्री बनाने का कोटा है। अभी मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्री हैं, ऐसे में 9 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। पायलट खेमे से 3 से 4 विधायकों को मंत्री बनाने के अलावा बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 में से 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सरकार बने 2.5 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक गहलोत मंत्रिमंडल ने एक बार भी विस्तार और फेरबदल नहीं हुआ है। पायलट खेमे की बगावत के वक्त सरकार के साथ खड़े होने वाले निर्दलीय विधायक सचिन पायलट खेमा और बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले विधायक लगातार इसके लिए दबाव बना रहे हैं। पिछले साल जुलाई में बगावत के कारण सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से और विश्वेंद्र सिंह रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट खेमा बर्खास्त किए गए मंत्रियों से ज्यादा अपने विधायकों के पद चाहता था। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों के विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी होना तय है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग के विभाग बदले जा सकते हैं। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन मंगलवार से लागू हो गई थी। अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन के तहत अब 10 जून से रोडवेज बसों और निजी बसें चलनी शुरू होंगी। अनलॉक 2 में बसों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए निर्धारित क्षमता के आधे यात्री पर बैठाए जा सकेंगे। खड़े होकर किसी को अनुमति नहीं होगी। बसों को डिपो से निकालने से पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। राजस्थान परिवहन निगम की बसों के 10 मई से सख्त लॉकडाउन के बाद से पहिए थम चुके थे। 8 जून के बाद अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन में 10 जून से बसों के संचालन की अनुमति दी है। बसों के संचालन को लेकर मंगलवार को रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने चीफ मैनेजर्स के साथ बैठक की। उन्होंने गुरुवार के प्रथम चरण में 50% क्षमता के साथ 1600 बसों के साथ संचालन शुरू करने की बात कही। इंदौर क्राइम ब्रांच के नकली नोट बनाने वाले 12वीं पास छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार तायड़े आजाद नगर इलाके में किराए के मकान में रहता है। वह 1 माह से नकली नोट छाप रहा था। इसके बाद नकली नोट को इंदौर समेत आसपास के इलाकों में खपा देता था। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया, सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट को बाजार और सब्जी मंडी में खापने जा रहा था। इस पर घेराबंदी पर संदेही को पकड़ा। आरोपी ने अपना राम राजकुमार, पिता अनिल तायड़े, निवासी आजाद नगर बताया। तलाशी में उसके पास से मोबाइल व बैग में 2,53,100 रुपए मिले। बारीकी से देखने पर पता चला कि सभी नोट नकली हैं। पूछताछ में राजकुमार ने भी गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि नोटों को वह सब्जी मंडी में ठेला व सब्जी वालों को देता था। आजाद नगर में राजकुमार अकेला रहता है। कमरे से पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर वो A4 साइज का हाई क्वालिटी का कागज जब्त किया है। इनकी मदद से 100 का पुराना नोट, 500, 2000 के नए नोट की कॉपी व स्कैन कर आगे पीछे कलर प्रिंट कराकर ग्लास कटर व स्केल का मदद से हूबहू काटता था। आरोपी सीमावर्ती गांवों में सब्जी मंडी में पिछले 1 माह से करीब 10 से 20 हजार रुपए से ऊपर 100 के नोटे को खपा चुके हैं। आरोपी केसरबाग रोड फाइटिंग क्लब में ट्रेनर है। इंदौर के समीप देपालपुर के जमगोदा गांव में सरपंच कैलाश तंवर में किसानों के खेत पर जाने वाले रास्ते को गड्ढा खोद के बंद कर दिया। पीड़ितों ने इसकी शिकायत देपालपुर तहसीलदार बजरंग बहादुर को की। शिकायतकर्ता पीड़ित किसान दशरथ राधेश्याम जगदीश घनश्याम का कहना है कि सरपंच की दबंगाई और गुंडागर्दी से हमारे खेत पर जाते आने वाले रास्ते पर बड़ी से नाली खोद कर रास्ता बंद कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। हमें सोयाबीन की फसल के लिए खेत तैयार करना है, पर रास्ता बंद होने से हम ट्रैक्टर व अन्य कृषि के सामान नहीं ले जा पा रहे हैं।
जिसको लेकर मेरे द्वारा दूसरी ओर से रास्ता खोदा गया है। अब तक दूसरी ओर का रास्ता नहीं चालू करेंगे, मैं भी इस रास्ते को नहीं खोलूंगा। वहीं ग्रामीणों की माने तो जिस रास्ते की बात सरपंच कर रहे हैं वो रास्ता 2 वर्ष नहीं बल्कि 30 सालों से बंद है। वहीं सरपंच तो अब भी अपनी अड़ में है। सरपंच का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले से एक रास्ता रोक रखा है, वह खोला जाएगा तो ही मैं इस रास्ते को खोलूंगा और नाली को ठीक कर लूंगा, अन्यथा नाली ऐसे ही रहेगी। कोरोना के प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने भी तरह के समारोह पर पाबंदी लगा रखी है। यहां तक कि शादी में दोनों पक्षों के सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। शादी में बैंड बाजा और घोड़ी या टेंट तक प्रतिबंधित है। जुर्माना का भी प्रावधान है। डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र यादव के सिरोही एसपी बनने पर दिए गए फेयरवेल में बकायदा बैंड बाजे लाए गए, घोड़े पर एसपी की सवारी निकाली गई। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जमकर टूटी। प्रदेशवासियों को अब तक सख्त कानून गाइडलाइन का पालन करने की जिम्मेदारी निभाने वाली पुलिस का खुद इस तरह गाइडलाइन तोड़ना चर्चा में आ गया है। जोधपुर कमिश्नरेट ईस्ट कार्यालय में बुधवार को समारोह सा माहौल नजर आया। बैंड की धुन दूर तक गूंज रही थी। कार्यालय परिसर में घोड़े पर सवार पूर्व डीसीपी धर्मेंद्र यादव सभी की बधाइयां स्वीकार कर रहे थे। यादव का तबादला सिरोही एसपी के पद पर हो गया और जोधपुर कमिश्नरेट पूर्व में डीसीपी का पदभार भुवन भूषण यादव ग्रहण करेंगे। विदाई समारोह के दौरान घोड़े पर बिठाकर साफा पहना कर बैंड की धुन पर कार्यालय परिसर में परेड भी करवाई गई। आईपीएस यादव का जोधपुर में करीब 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहा। इस दौरान जोधपुर में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। जोधपुर में अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इंजीनियर की डिग्री हासिल कर आईपीएस बने। उत्तर प्रदेश की यादव की पहली पोस्टिंग जोधपुर में मिली थी। कोरोना काल में अक्सर वे साइकिल पर शहर की तंग गलियों में गश्त करते थे, इससे भी वे काफी चर्चित हुए थे। कोरोना से जिंदगियों को बचाने के लिए बनी वैक्सीन अंधविश्वास और अफवाहों का शिकार हो चली है। कोरोना से जुड़े अंधविश्वास की पड़ताल करने उस मोहल्ले में पहुंचा जहां के लोगों ने अप्रैल मई के 2742 कोरोना मृतकों को जलते देखा है। वैक्सीन को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में अलग अलग अफवाहें हैं। हर किसी के पास इसे ना लेने की अपनी वजह है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना के उत्तरी मंद इलाके के लोगों का वैक्सीन नहीं लगवाने का पीछे कुछ अलग ही तर्क है। तो टॉप 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।